गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमारे जो है व्याकरण के 2 से 3 टॉपिक जो हैं कवर हो चुके हैं, जिनमें हमने रस कर लिया है और जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है इसी कड़ी में जो है वो है पद परिचय। ये भी जो है आपके कोर्स में करीब 3 से 4 नंबर का आएगा, तो इसकी तरफ हम ज़रा ध्यान से इसको सीखेंगे और देखेंगे। ये आपकी वर्कशीट में आ चुका है पहले भी लेकिन अब आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, उसको समझें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बुक से थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, लेकिन जब मैं यहाँ समझाऊंगा तो आपको पक्का बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं एक बार क्या है पद परिचय। इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं। पहले देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। अब सबसे पहला सवाल यह आता है, पद आपके दिमाग में पद है क्या? देखिए, भाषा की हमारी सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या कहलाती है? शब्द, वर्ण कहलाती है। जैसे क, ख, ग। उसके बाद उससे हम शब्द बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये शब्द है लिए, ये शब्द बन गया। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब ये पद कहलाता है। यानी ऐसे सभी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी उन शब्दों का जब तक वो स्वतंत्र रहते हैं तब तक तो वो शब्द रहते हैं। यानी जब मैंने अलग अलग लिख दिया, यहां मैंने कोई शब्द लिख दिया, ये जैसे ये लिखे, अब ये शब्द है फिलहाल, वचन, लिंग, काल, ये जो लिखे ये शब्द हैं। लेकिन जैसे ही मैं इनको वाक्य में प्रयुक्त कर लेता हूं तो ये पद कहलाने लग जाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। यानी कि जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से रहता है तब तक वो शब्द है, लेकिन जैसे ही वो शब्द किसी वाक्य के अंदर हमने इस्तेमाल कर लिया, प्रयुक्त कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अब जब वो शब्द वाक्य के अंदर आ गया तो वो पद कहलाएगा। जैसे पिताजी गीता के लिए साड़ी लाए, ये पूरा वाक्य बन गया। अगर मैं खाली पिताजी को यहां पे रख दूं निकाल करके तो ये एक शब्द बन जाएगा सिर्फ, लेकिन अब ये वाक्य में आ गया है तो ये पद कहलाएगा। तो ऐसे ये सभी शब्द जो गए क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ये भी पद है, पद ये जितने भी हैं सारे हमारे पद कहलाएंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि पद है क्या। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक दृष्टि से मतलब देखिए, मतलब जिस शब्द के बारे में, जिस पद के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पद किस कोटि में आता है, किस श्रेणी में वो आता है। जैसे, और हम कैसे व्याकरणिक दृष्टि से कैसे देखेंगे ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, परिचय देते समय जब हम पद परिचय देंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो जो पद वाक्य में अंदर आया है वो इनमें से किसके अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, इधर देखते हैं। देखिए, पिताजी गीता के लिए साड़ी लाए। मैंने एक उदाहरण दिया है, पिताजी गीता के लिए साड़ी लाए। सबसे पहले यहां हमने शब्द लिया है पिताजी। जब आपको पेपर में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा, वहां पर लिखा होगा, किसी एक शब्द को वो लाइन लगा देंगे नीचे और कहेंगे रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। यानी कि आपको केवल उसी पद के बारे में बताना है जिसके नीचे उन्होंने लाइन लगाई है, बाकी पूरे वाक्य के बारे में आपको नहीं बताना है। मैंने फिर भी इसमें से आपके लिए 2 शब्द, 2 पदों का जो है परिचय दे दिया है। कैसे? चलो हम देखते हैं। सबसे पहले पिताजी। अब पिताजी किस श्रेणी में आते हैं, पिताजी क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से पिताजी शब्द क्या है, या पिताजी जो पद है वो क्या क्या हो सकता है। देखते हैं। सबसे पहले पिताजी, सबसे पहले हम देखेंगे, इसको ढूंढेंगे हम संज्ञा में। देख रहे हैं, हमने कहा ये जितने भी मैंने चीजें व्याकरण के बिंदु लिखे हैं, हमें ये चेक करना है कि पिताजी इसमें से, या कोई भी जो पद दिया है वो इनमें से किसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले वो क्या है? क्या वो कोई नाम है? नाम है तो वो संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या किसी जाति का बोध कराता है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया पूरी, इस तरीके से। या वो कोई सर्वनाम है। हमें पहले ये देखना है कि वो है क्या।
अब यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले पिताजी। पिताजी जो है वो अपने आप में एक शब्द है। ये जो पद लिखा है किसके अंतर्गत आता है? पिताजी मतलब जातिवाचक संज्ञा। पिताजी किसी का भी हो सकता है नहीं हो सकता? किसी के भी हो सकते हैं, इंसान का भी है, जानवर का भी है, हर एक का है। लेकिन ये शब्द हमने गढ़ा है, पिताजी हम उनको कह रहे हैं। लेकिन पिताजी कोई एक कॉमन है, एक जातिवाचक संज्ञा है जो सभी के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है, आपको पहले गहराई से यह भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी संज्ञा है। क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या ये जातिवाचक संज्ञा है, क्या ये भाववाचक संज्ञा है, किस भेद के अंतर्गत यह आता है। तो ये शब्द जो आप ये पद देख रहे हैं ये किसके अंतर्गत आता है? तो पिताजी शब्द को आपको पहले देखना है बाहर निकाल करके कि ये किस किस के अंतर्गत आ सकता है। सबसे पहले ये किसके अंतर्गत आया? जातिवाचक संज्ञा। किस में आया? जातिवाचक संज्ञा। पिताजी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है और संपूर्ण जानवरों, संपूर्ण जीवों में सबके ही पिताजी होते हैं, कॉमन हो गया, इसीलिए जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। जो भी कॉमन चीजें होती हैं हमारी सामान्य, वो किस में कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा में कहलाती है। उदाहरण दे रहा हूं आपको फिर फिलहाल, क्योंकि संज्ञा का मेरा भी टॉपिक आपका ये नहीं है, आपने पढ़ी हुई है, आप थोड़ा सा उनको रिवाइज करें, उसकी पुनरावृत्ति करें। देखिए जैसे अब ये हो गया पिताजी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद पिताजी, अब हमें देखना है लिंग में। किस में देख रहे हैं हम इसको? लिंग में। यहां देख रहे हैं, इनमें से आप हो सकता है कोई भी तीन बिंदु इसमें इस्तेमाल हो, 4 भी हो सकते हैं। कोशिश करें कम से कम 3 लिखने की, अगर नहीं होता तो 2 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 3 आएंगे, लेकिन ज्यादातर जो है कम से कम हम 3 बिंदुओं का इस्तेमाल इसमें कर लेते हैं। अब देखते हैं, यहीं से देख रहे हैं पिताजी। सबसे पहले आप एक काम करो, उसे लिंग में ढूंढो, वचन में ढूंढो, संज्ञा सर्वनाम में ढूंढो, ठीक है, और काल में या कारक में, विशेषण में, जिसमें वो फिट बैठता है, जिस श्रेणी में, उसको हम देखेंगे। हमने देखा पिताजी। अब पिताजी को ये तो पता चल गया पिताजी क्या होते हैं। पिताजी हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग तो हो नहीं सकते पिताजी। स्त्रीलिंग क्या होगा? माताजी। अब अपने आप ही आपको एक हिंट मिल जाता है यहाँ पिताजी शब्द लिखने से। पहला भेद हो गया जातिवाचक संज्ञा, पिताजी यानी कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द हो गया ये। दूसरा, पिताजी पुल्लिंग हो सकते हैं हमेशा, तो पुल्लिंग हो गया। तीसरा, पिताजी एक वचन, पिताजी बहुत सारे तो नहीं है ना, पिताजी हमेशा एक ही है, तो एक वचन। अगर कोई ऐसी चीज हो जो एक से ज्यादा हो सकती है, उसके लिए बहुवचन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माता पिता तो एक ही है, तो इसलिए यहां पर पिताजी शब्द से अपने आप पता चल रहा है कि यहां पर एक ही है, तो पिताजी हो गया एक वचन। और इसके बाद कर्ता कारक। कर्ता कारक क्यों है यहां पर? देखिए यहां काम क्या हो रहा है? यहां काम हो रहा है साड़ी लाने का, और काम कर कौन रहा है? पिताजी कर रहे हैं। तो जब भी कोई काम को कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। वाक्य में जब कोई काम हो रहा है उसको करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। तो यहां पर पिताजी इस काम को कर रहे हैं, तो पिताजी क्या हो गए? कर्ता। तो पिताजी के लिए लिख दे कर्ता कारक। बस आपका 1 नंबर पक्का हो गया इसमें। तो इसी तरीके से आपको सब में देखना है, वो किसी भी पेपर के अंदर आपको वो किसी भी शब्द, किसी भी पद के नीचे लाइन लगा सकते हैं कि इस पद का रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। रेखांकित का मतलब है जिसके नीचे रेखा लगाई गई है, उसका आपको पद परिचय देना है। अगला मैंने इसी के लिए गीता को भी, अब हम गीता के बारे में देखते हैं। गीता क्या है? गीता देखिए, गीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम आ गया ना, जब हम किसी को किसी के नाम से पुकार लेते हैं तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा गंगा पवित्र है, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैं कहूंगा नदी पवित्र है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सी नदी है, कैसे है, कैसे नहीं। नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे हम उसको उसके नाम से पुकारते हैं तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां पर भी देखो, हमने गीता, गीता एक नाम है, हमने नाम से पुकारा है। हमने लड़की नहीं लिखा, पिताजी लड़की के लिए साड़ी लाए लिखा होता तो लड़की जातिवाचक उसमें आ जाता, लेकिन पिताजी जो है गीता के लिए साड़ी लाया, उसका नाम लेकर बताया गया बाकायदा, तो यहां पर ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद गीता क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? नाम से पता चल रहा है लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो यहां क्या लिखेंगे हम? स्त्रीलिंग लिखेंगे। अब गीता एक इंसान है कि बहुत सारे हैं? एक इंसान से मतलब गीता सिंगल है अपने आप में, जिसका नाम हम ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। ठीक है, गीता एक वचन हो गया।
अब आता है संप्रदान कारक के लिए, गीता के लिए, इसके साथ जुड़ा हुआ देखिए, या आप कारक चिन्ह पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में ये कारक चिन्ह है हमारे। जब इनको आप पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको इनको करने से पहले एक बारी इन सारी चीजों को अच्छे से आपको पढ़ लेना है कि ये किस में आ सकता है। तो यहां पर जो है ये संप्रदान कारक हो गया है, ये हमारा हो गया। अब पेपर में जैसे मैंने आपको बताया रेखांकित करते हैं, मैंने अगले जो वाक्य बताए उनमें एक एक लिया है, उनको रेखांकित कर दिया है। मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, मैंने कोशिश करी है एक बार क्रिया का उदाहरण ले लूं, एक बार विशेषण का भी उदाहरण ले लूं, एक बार सर्वनाम का भी उदाहरण ले लूं और एक बार संज्ञा का भी ले लूं, ताकि आपको ये ना लगे कि अगर इस तरह का आ गया तो हम कैसे करेंगे। एक एक एग्जांपल मैंने सबका ले लिया है, देखते हैं। मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, उन्होंने पेपर में मान लीजिए मैं को अंडरलाइन कर रखा है कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। जब ऐसे रेखा जिस शब्द के नीचे लगी होगी, जिस पद के नीचे लगी होगी, आपको सिर्फ उसी का परिचय देना है, इन बाकी चीजों का नहीं देना, इनका किसी का नहीं देना। जिसके नीचे लाइन लगाइए सर उसी के बारे में हमें बात करनी है। देखिए अब हम इसको बाहर निकालते हैं। मैं हमने यहां लिख लिया, मैं के बाद अब मैं किस किस श्रेणी में आता है, अब हमें फिर से देखना है। मैं क्योंकि एक सर्वनाम है, क्योंकि नाम तो यहां है नहीं, संज्ञा तो यह है नहीं, ये क्या है, सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम का कौन सा भेद है ये मैं किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, और उत्तम पुरुष है। इसमें तीन तरह के पुरुष हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और इसी तरह से जो है आगे फिर हम देखते हैं मैं क्या है। जब मैं कह रहा हूं मैं आ रहा हूं, तो मैं मेरा मतलब मैं अकेला ही आदमी हूं, सिंगल हूं। सिंगल मतलब एक वचन हो गया मैं, तो यहां पर क्या आ गया, एक वचन। और पुलिंग, पुलिंग क्यों है यहां पर, क्योंकि मैंने लिखा है मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। आपको यहां से पता चल जाएगा कि ये पुलिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर मैं ये कह देता कि मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती, अगर मैंने यही लिख दिया होता सकती, तो हम क्या समझते हैं कि ये किसी स्त्री के बारे में बात हो रही है, कि मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती, यानी मुझसे खुद से पता चल रहा है कि मैं एक औरत हूं, तो मेरा लिंग क्या कहलाएगा, फिर स्त्रीलिंग कहलाएगा, है ना। अब लेकिन हमने यहां क्या लिखा है, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। अगर मैं बोल रहा हूं सकता अपने लिए, तो इसका मतलब मैं पुरुष हूं, और पुरुष हूं तो क्या आएगा, पुल्लिंग। तो मेरे लिए क्या आ गया यहां पर, पुल्लिंग। ठीक है, फिर आगे चल के देखते हैं अगला क्या है, कर्ता कारक। कैसे आ गया, क्योंकि यहां पर काम क्या हो रहा है, कर कौन रहा है, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, कर्ता ही ये काम कर रहा है, ना देने का या बता रहा है, तो यहां कौन सा कारक है, यहां पर कर्ता कारक। ठीक है, यह आपका हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला हमारा देखते हैं, हमारे सैनिक बहुत वीर हैं। अगला उदाहरण है, हमारे सैनिक बहुत वीर हैं। हमने यहां वीर को जो है अंडरलाइन किया, रेखांकित किया है वीर शब्द को। अब हम कहेंगे इस पद का पद परिचय देना है हमें वीर का। तो वीर क्या है देखते हैं। सबसे पहले वीर हमने यहां लिखा वीर जो आता है वो आता है गुणवाचक विशेषण। देखिए किसी की हम तारीफ, किसी के गुण विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं बहुत कायर है, बहुत डरपोक है, बहुत ही घिनौना है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लंबा है, बहुत ही मोटा है, पतला है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही सुंदर है। ये जितनी भी बातें हैं हमारी, जो उसके रंग रूप आकार अवस्था के बारे में जो बात बता रहे हैं, ये सारे उसके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यानी उसकी क्वालिटी, हम उसकी अच्छाई बता रहे हैं ना, गुण ही बता रहे हैं ना, वह बहुत वीर है, तो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। तो एक तो हमें देखना है कि वो किसके अंतर्गत आ रहा है। वीर जो है वो एक विशेषण है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। तो यहां सैनिक की विशेषता क्या है कि वो वीर है, और वीर किसके अंतर्गत आता है, फिर विशेषण के अंतर्गत आ गया। तो गुणवाचक विशेषण हो गया है हमारा। ठीक है, विशेषण के भी कई भेद हैं, संख्यावाचक, इस तरीके से आपको देखना है किस भेद के अंतर्गत आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी के रंग रूप आकार अवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक के अंतर्गत। जैसे लंबा, पतला, मोटा, काला, गोरा, कायर, डरपोक, बहादुर, निडर, ईमानदार,
जितने भी चीजें क्वालिटी हैं, जितने भी गुण हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें गुण और अवगुण, चाहे आपकी दृष्टि में अवगुण हो कि वो बहुत डरपोक है या कायर है, लेकिन आएगा किसके अंतर्गत? वो गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो पहला हो गया हमारे, इसमें हमने लिख दिया गुणवाचक विशेषण। अब दूसरी बात फिर हम देखते हैं लिंग में जाकर के। तो लिंग में जाकर देखते हैं, हमारे सैनिक बहुत वीर हैं। क्या हो गया? सैनिक पुल्लिंग हो गया। सैनिक शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अब बहुवचन। अब आप बताइए सैनिक एक वचन है कि बहुवचन है? देखिए, हमारे, मैंने शब्द इस्तेमाल किया हमारे सैनिक बहुत वीर हैं। तो हमारे से ही आपको पता चल गया कि हम पूरे सारे सैनिकों की बात कर रहे हैं। सैनिक अपने आप में एक शब्द नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहता सैनिक यहां आया, सैनिक यहां आया, तब वो एक वचन होता, आया। और मैं कहता सैनिक यहां आए, तो इसका मतलब बहुवचन, बहुत सारे सैनिक आए हैं। तो इसी तरह से हमें पता चल रहा है हमारे सैनिक बहुत वीर हैं। तो हमारे से हमें पता चल गया हम सारे सैनिकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक वचन तो हुआ नहीं, ये कौन सा वचन हो गया? बहुत सारे हैं तो बहुवचन हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? बहुवचन आ गया। क्लियर? आगे हम चलते हैं। अगला जो मैंने उदाहरण दिया है वो आपको दिया है क्रिया के बारे में। देखते हैं, मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं। मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं। देखते हैं, पढ़ सकता हूं को अंडरलाइन करके वहां दे रखा होगा, ऐसे ही कुछ भी रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, ऐसे लिखा आएगा, रेखा लगी होगी इसके नीचे। अब हमने उसी शब्द को जो है, उसी पद को बाहर लिख लेना इस तरीके से, पढ़ सकता हूं, जिसके नीचे रेखा लगी हुई है। अब इसके बारे में बताते हैं। देखिए, पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। यह आपको पता है ना, कोई भी काम हो रहा हो वाक्य में, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो यहां क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने को उसने अंडरलाइन किया है, तो पढ़ना क्रिया है। अब कौन सी क्रिया है आपको देखना, अकर्मक है कि सकर्मक है? अगर खाली आता मैं पढ़ सकता हूं तो यह कर्मक हो जाती। क्या पढ़ सकता है पता नहीं चल रहा, लेकिन यहां साफ साफ लिखा हुआ है मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं। यहां कर्म आ गया है पुस्तक, तो यह कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया, क्योंकि वो किताब को पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है। तो पढ़ सकता, पढ़ना क्रिया, और कौन क्या चीज है? पुस्तक है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। दूसरी बात, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसको लिंग के अंतर्गत क्या है। देखिए, मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं, सकता हूं से आपको पता चल जाएगा इसका कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है। अगर मैं पुस्तक पढ़ सकती हूं होता तो क्या हो जाता ये? फिर यहां पर स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन वाक्य में दिया गया है कि मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। अब फिर आकर देखते हैं वचन के अंतर्गत मैं। अब यहां पर हम पढ़ सकता हूं का परिचय दे रहे हैं, लेकिन पढ़ सकता हूं कितने आदमियों के लिए बात करी जा रही है? यहां पर देखेंगे पूरे वाक्य को, तो मैं एक अकेले सिंगल व्यक्ति के लिए बात की जा रही है। तो मैं अकेला है तो क्या कहलाएगा? वो एक वचन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वो एक वचन हो गया। उसके बाद अब देखते हैं इधर काल के बारे में। सकता हूं, पढ़ सकता हूं, जाता हूं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। तो ये कौन सा काल कहलाएगा? वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, कौन सा काल है? वर्तमान काल है। अगला उदाहरण देखते हैं। हम बाग में गए। हम बाग में गए। इसमें जो है रेखांकित जो है हमारा, उसने हमने बाग को किया हुआ है, तो बाग का जो है हमें वो देना है इसमें पद परिचय के बारे में। देखिए, सबसे पहले बाग। बाग क्या है? बाग एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बाग का कोई नाम नहीं है। अगर हम बाग का कोई नाम देते कि मैं महावीर बाग में गया, मैं रानी बाग में गया, या मैं कहीं गया, तो हम फिर क्या कहलाते? इसकी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन बाग क्योंकि कॉमन है, बाग हर जगह है, जब तक हम उसको उसके नाम से नहीं पुकारते तो वो क्या नहीं कहलाएगा? वो कहलाएगा जातिवाचक। अगर हमने नाम से पुकार लिया तो व्यक्तिवाचक। अभी यहां बाग शब्द है, हमें क्लियर नहीं है कौन सा है, कहां है,
इसलिए ये क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर दूसरा बाग, बाग जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। अब बताओ, आप सोचो बाग पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? बाग जो शब्द है वो क्या है, वो है पुल्लिंग शब्द है। तो वह हम बाग में गए, ठीक है कहते हैं ना, वहां बाग था, जहां हम गए या हमारा मकान बाग के पास था। तो बाग शब्द से जो ज्ञात होता है वो क्या है, वो पुल्लिंग है। अब बाग जो है वो क्या है, एक वचन हो गया यहां पर। तो एक वचन क्योंकि बाग अकेला है, बाग की बात हो रही है, बागों में नहीं कहा हमने, बाग शब्द बोला है, तो बाग से हमें पता चल रहा है वो एक वचन है। और अगला क्या लिखा है हमने, देखिए कॉमा डाल के, अधिकरण कारक। अब अधिकरण क्यों है, किसी भी जगह के लिए, किसी भी स्थान के लिए जो है हम क्या करते हैं, अगर आप कारक चिन्ह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जहां हम स्थान की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, अधिकरण कारक। अधिकरण जैसे मान लीजिए चौक ब्लैक बोर्ड पर रख दिया, अब ये अधिकरण हो गया क्योंकि मैंने स्थान का इस्तेमाल कर लिया, किसी स्थान की हम बात कर रहे हैं। कपड़े अलमारी में रखे हैं, हम बाग में गए, में, बाग में, बच्चा छत पर चढ़ गया, पर, तो ये सारा क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। किसी स्थान की हम बात करते हैं तो वो बाग में गया है, बाग के अंदर गया है, तो यहां पर क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। अब आपको एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कराता हूं थोड़ा सा। पद परिचय क्या है, आपको फिर बता दिया कि वाक्य के अंतर्गत जितने भी जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जब वो वाक्य में इस्तेमाल हो जाते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। इन पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। मोटा मोटा आपको फिर बताता हूं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टिप्स के तौर पे बताता हूं। आप जब भी इसके अंतर्गत आप सोचें कि क्या देना है पद परिचय, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मुझे इसको संज्ञा में ढूंढना है, सर्वनाम में ढूंढना है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से एक ही आएगा उस वक्त में, दोनों तो एक साथ आएंगे ही नहीं, तो संज्ञा होगी या वो सर्वनाम होगा। दूसरी बात, लिंग हमेशा उसमें ढूंढिए, बिल्कुल ढूंढिए कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये जरूर देखिए, आपको एक पॉइंट तो यहीं से मिल जाएगा। वचन जरूर ढूंढिए, वचन या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। सिंगल आदमी की बात हो रही है, अकेले की हो रही है, तो वो एक वचन कहलाएगा, है ना। और अगर बहुत सारे आदमियों के बारे में बात हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, बहुवचन। जैसे हमारे शब्द आ गया, हमारे सैनिक बहुत वीर हैं, हमारे से पता चल गया कि ये बहुवचन है। और मैंने कहा रवि आ रहा है, तो रवि को अंडरलाइन किया, रवि क्या हो गया, अपने आप में एक वचन हो गया ना। और मैं कहता वे आ रहे हैं, वे का मतलब एक से ज्यादा आदमी है, तो वे सुनते के साथ ही क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता। तो बस बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, आप ढूंढो उनको, संज्ञा या सर्वनाम में से देखना है तो क्या है क्या नहीं है, उनमें से कुछ ना कुछ एक मिल जाएगा। फिर वचन और लिंग, ये तो आपको हमेशा मिल ही सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको ढूंढने की। और अगर वो क्रिया है, काम हो रहा है, तो क्रिया में देखिए क्या वो क्रिया शब्द है, क्या वो विशेषण के अंतर्गत आता है, क्या वो काल के अंतर्गत आता है। आप कोई भी तीन, कम से कम एटलीस्ट 3 भी लिख देंगे पेपर में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो कम से कम आप कोशिश करें 3 लिखने की, और वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझें, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो फिर मेरे से पूछें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू।